नमस्कार दोस्तों, नरेश आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम भारत का पूरा भूगोल आपको शॉर्ट में समझाएंगे और प्रयास रहेगा कि यूपीएससी एग्ज़ाम के अलावा जो भी परीक्षाएं इस देश में ली जाती हैं उनमें जिस स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो सकें, सभी विषयों पर, जिसमें भारत का इतिहास है, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सभी को एक सिंगल वीडियो के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में वीडियो अलग अलग दिए जा रहे हैं, तो यह हिंदी मीडियम छात्रों के लिए उपयोगी रहेगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले भारत के भूगोल में भारत का एक सामान्य परिचय। तो भारत का भूगोल पूरा हम कवर करेंगे जो भी इस सब्जेक्ट की रेंज में आता है। भारत के भूगोल में सबसे पहले भारत का एक सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में भारत का नामकरण और भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल यानी ज्योग्राफिकल एरिया एंड नोमेनक्लेचर और ज्योग्राफिकल एरिया और द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, भारत का भौगोलिक विस्तार उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। इन दो एस्पेक्ट को समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले इसके लिए हम भारत का मानचित्र बनाएंगे और इंडिया के मैप के माध्यम से ज्योग्राफिकल एक्सटेंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। इन वीडियोज़ को सुनने के बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। सभी सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। भारत को वैधानिक दृष्टि से इंडिया कहा जाता है। इंडिया दैट इज भारत। तो देश का जो आधिकारिक नाम है वो इंडिया है और भारत इसका हिंदी में अनुवाद है। भारत की अगर ग्लोब पर स्थिति को देखा जाए तो देन भारत ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आता है, यानी भारत की पोजीशन यहाँ पर है। जब हम ग्लोब को इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं और ऊपर से, तो ऐसी स्थिति में भारत की पोजीशन हमें यहाँ नज़र आती है। इसी प्रकार जियोलॉजिकल दृष्टि से भारत को गोंडवाना भूमि का भाग माना जाता है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, जबकि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17% जनसंख्या है, जो क्षेत्रफल की तुलना में बहुत ज़्यादा है। भारत के संदर्भ में इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। भारत से बड़े जो 6 देश हैं उसमें रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, इन देशों की पोजीशन भारत से भौगोलिक दृष्टि से बड़ी है, लेकिन भारत चीन के बाद जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश माना जाता है। अगर भारत के भौगोलिक विस्तार को देखा जाए तो भारत का भौगोलिक विस्तार उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक। उत्तर दिशा में भारत का जो सबसे ऊपर का बिंदु है इसको नाम दिया जाता है इंदिरा कॉल। तो इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। कॉल, COL, कॉल का अर्थ होता है गैप या दर्रा गुजरने का स्थान या फिर दो पर्वतों के बीच का एक नीचा स्थान, लोएस्ट पॉइंट। इंदिरा कॉल की पोजीशन वर्तमान में लद्दाख रीजन में है और यह सियाचिन ग्लेशियर के ईस्टर्न पार्ट के पास है, जहां भारत और चीन दोनों की सीमा आपस में टच करती है। तो सियाचिन ग्लेशियर इस पॉइंट के बिल्कुल नज़दीक है
1984 में भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से अपना अधिकार स्थापित किया है और इंदिरा कॉल भारत और चीन के बॉर्डर के एकदम नज़दीक है। लेकिन अभी ये जो पॉइंट्स है इंडिया के अंतर्गत है, भारत का इस पर वैधानिक अधिकार है। अमेरिका की ज्योग्राफर थी एक महिला बुलक बर्कमैन। 1912 में उन्होंने अंग्रेजी शासन के दौरान अपनी रिपोर्ट्स दी थी जो उन्होंने इस क्षेत्र में अध्ययन के आधार पर बनाई थी और उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर ही अंग्रेजी सरकार ने इसको इंदिरा कॉल नाम दिया था। यहाँ पर इंदिरा का अर्थ है हिंदुओं की देवी लक्ष्मी, जिसको इंदिरा भी नाम दिया जाता है। और भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है, मुख्य भूमि के साथ दक्षिणी बिंदु जुड़ा हुआ है, ये है कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है। तो कन्याकुमारी भारत का सदर्न मोस्ट टिप माना जाता है कन्याकुमारी। और इससे भी नीचे जो भारत का बिंदु है जिसे हम दक्षिणतम बिंदु कहते हैं, यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कन्याकुमारी से भी लगभग 2 डिग्री नीचे है और इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम के आधार पर लगभग 1984 में इसको ये नाम दिया गया है। तो इंदिरा पॉइंट वर्तमान में निकोबार द्वीप के ग्रेट निकोबार में स्थित है और यह 6 डिग्री और 4 मिनट की अक्षांश रेखा पर स्थित है जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ही ऊपर है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 2 तरीके से पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, सबसे दक्षिणतम बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु। तो सदर्न मोस्ट टिप आएगा शब्द, तो कन्याकुमारी लगाएंगे तमिलनाडु में, और सदर्न मोस्ट पॉइंट आएगा दक्षिणतम बिंदु, तो ये इंदिरा पॉइंट है। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है जैसे पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट। उत्तर से दक्षिण की जो कुल लंबाई है ये लगभग है 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की। पूर्वी दिशा में भारत का जो सबसे उच्च बिंदु है जिसे पूर्वी बिंदु कहते हैं, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, यह है अरुणाचल प्रदेश में किबीथू गांव को माना जाता है और अभी इसको लेकर के ऑब्जेक्शन भी चल रहा है। तो कभी किबीथू अरुणाचल प्रदेश में सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और पश्चिम में सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु यह है गुजरात के कच्छ के रण में गौर माता। तो गौर माता ये भारत का पश्चिमी बिंदु है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, कच्छ का रण गुजरात। और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है ये लगभग है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो ये भारत का एक भौगोलिक विस्तार हुआ और आपको इस तरीके से इसको याद रखना कि क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछे जाते हैं। अब हम इसका अगला पार्ट डिस्कस करते हैं। भारत की अक्षांश और देशांतर स्थिति क्या है। देखिए, भारत में अक्षांशीय स्थिति, भारत की लैटिट्यूड पोजीशन, अक्षांशीय स्थिति, अक्षांश रेखाएं हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं और देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड लाइंस ये हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो देखते हैं मानचित्र के माध्यम से भारत की अक्षांशीय और देशांतर स्थिति क्या है। मैप के थ्रू समझेंगे। अक्षांश रेखाओं से किसी देश की भौगोलिक स्थिति की जानकारी होती है, अर्थात वो कौन से क्लाइमेटिक जोन में है, गर्म क्षेत्र में आता है या ठंडे क्षेत्र में आता है, वहाँ पर भौगोलिक विशेषताएं किस प्रकार की हैं, इन सभी फीचर्स को डिसाइड किया जाता है
अक्षांश रेखाओं के द्वारा। आगे हम बहुत डिटेल में आपको इनके बारे में समझाएंगे। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह कन्याकुमारी से शुरू होता है और भारत के नीचे से गुजरती है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, क्योंकि भू यानी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है इस भूमध्य रेखा से 8 डिग्री और 4 मिनट ऊपर है। तो ये भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश है, यहाँ से भारत की शुरुआत होती है और ऊपर तक ये जो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है इसकी स्थिति मानी जाती है 37 डिग्री और 6 मिनट। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार हुआ 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। अगर दोनों अक्षांश रेखाओं यानी सबसे दक्षिणी और उत्तरी बिंदु के बीच में अंतर ज्ञात किया जाए तो दोनों अक्षांशीय उच्चतम बिंदुओं के मध्य अंतर लगभग 29 डिग्री का आता है। तो लगभग 29 डिग्री का अंतर इसमें आएगा, लगभग की स्थिति बता रहे हैं। और भारत की जो देशांतरी स्थिति अगर आप देखेंगे तो भारत का सबसे जो पूर्वी देशांतर है ये अरुणाचल वाले हिस्से से गुजरता है और ये है लगभग 97 डिग्री 25 मिनट, ये मिनट का साइन होता है। और भारत का पश्चिम में जो सबसे देशांतर है ये इस हिस्से से गुजरता है और इसकी स्थिति है लगभग 68 डिग्री और 7 मिनट। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक ये भारत का देशांतर विस्तार है। और भारत के दोनों देशांतर विस्तार के मध्य अंतर भी लगभग 29 डिग्री का ही है। ऐसा हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि देशांतर रेखाओं से किसी देश के समय के बारे में पता लगता है कि वहाँ सूर्य कब उदय होगा और प्रकाश का कितना परसेंटेज उस देश में प्राप्त होगा। तो समय जोन या टाइम जोन को डिसाइड करने के लिए देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय होगा अरुणाचल वाले क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश में, और इसके लगभग 2 घंटे के बाद सूर्योदय होगा गुजरात कच्छ के रण में और राजस्थान के जैसलमेर जिले में। तो यानी आपको ध्यान रखना है तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर आएगा, क्योंकि एक देशांतर रेखा को 4 मिनट के बराबर माना जाता है। अगर आप 4 मिनट का मल्टीप्लाई करेंगे 29 डिग्री, क्योंकि ये लगभग में है तो ये लगभग 120 मिनट के आसपास आएगा और 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे। तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय इस क्षेत्र में और सबसे बाद में सूर्योदय यहाँ, और भारत में सबसे पहले सूर्य सनसेट भी यहीं होगा जहाँ सूर्योदय हुआ है और सबसे बाद में यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये भारत की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति है। अगला इसका पार्ट है भारत में कर्क रेखा और मानक समय रेखा की स्थिति। तो भारत में कर्क रेखा की स्थिति ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, भारत में मानक समय रेखा IST जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है, और भारत में कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा को कहते हैं। यह पूरे ग्लोब पर गुजरती है और चूंकि ग्लोब पर भारत भी एक कंट्री है इसलिए भारत से भी गुजरती है। भारत की जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है ये है 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा। अब हमें इनको मैप के माध्यम से समझना है और कुछ क्वेश्चन इन पर आते हैं, तो देन उन क्वेश्चंस का आंसर आपको कैसे मिलेगा तो इंडिया के मैप के थ्रू समझेंगे। देखिए कर्क रेखा जो 12 राशियां हैं उनमें से जो क्रैब केंकड़ा जिसका संकेत होता है उसके आधार पर बनाई गई है और ये पूरे ग्लोब को
क्रॉस करती है। तो कर्क रेखा भारत में कुल 8 राज्यों से गुजरती है। पहला क्वेश्चन तो ये आपको पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है कौन कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। देयर आर द 8 स्टेट्स। तो ये राज्य हैं, सबसे पहले गुजरात, फिर दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो ये जो राज्य हैं 8 राज्य, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पश्चिमी जो राज्य है गुजरात और सबसे पूर्वी जो राज्य है वो है मिजोरम। ठीक है, तो ये कर्क रेखा की स्थिति है भारत के अंतर्गत। भारत की जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है जिसे 82.5 डिग्री की पूर्व देशांतर रेखा कहा जाता है, यह भारत में उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है और आंध्र प्रदेश से बाहर आती है। तो 82.5 डिग्री की देशांतर जो रेखा है ये भारत की मानक समय रेखा मानी जाती है। अब इस पर जो क्वेश्चन आते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, देन मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और देन आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद यह बाहर आ जाती है। एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि भारत के कौन से स्थान पर कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, मिलती हैं, और ये है छत्तीसगढ़ राज्य का कोरिया जिला। तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। उज्जैन सिटी को भारत का, इंडिया का ग्रीनविच सिटी भी कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि भारत की जो मानक समय रेखा है या ग्रीनविच जो मीन टाइम है, ग्रीनविच जो रेखा है उससे कितना समय आगे है। अगर आप ग्लोब को बनाएं और ग्लोब पर 0 डिग्री जो ग्रीनविच लाइन है या लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है और भारत इस 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन से 82.5 डिग्री आगे है। और अभी हमने आपको बताया कि 1 डिग्री देशांतर बराबर लगभग होते हैं 4 मिनट, 4 मिनट्स। तो अगर 82.5 डिग्री जो देशांतर है इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो देन ये कितना आएगा, 80 का 4 से करेंगे तो 320 मिनट हो गया और 2.5 का हो गया 10 मिनट, यानी टोटल हुआ ये 330 मिनट। और 330 मिनट में कितने आवर घंटा हुए? तो ये हुआ लगभग 5 आवर, 5 घंटा और 30 मिनट, 30 मिनट्स। तब आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि भारत की जो मानक समय रेखा है या ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है, यानी भारत की पोजीशन ये है और देशांतर के हिसाब से 82.5 डिग्री देशांतर आगे है। अब हम आते हैं इसके अगले पार्ट पर, भारत के बॉर्डर्स या भारत की सीमाएं। तो इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं स्थल और जल दोनों पर विभिन्न देशों के साथ कॉमन है। तो भारत की जो सीमाएं हैं स्थलीय और जलीय सीमाएं, इन दोनों को मिलाकर के देखा जाए तो भारत का जो टोटल फ्रंट है ये लगभग 22,000 और 716.6 किलोमीटर है। देखिए इंडिया के मैप के माध्यम से हम इंडिया के इन बॉर्डर्स को समझने का प्रयास करेंगे और इन पर भी कई तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस का जवाब हमें चाहिए जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि इस वीडियो से आपको आपके लगभग सभी क्वेश्चंस का जवाब मिल जाना चाहिए। देखिए भारत के बॉर्डर्स, सबसे पहले बात करते हैं हम लैंड बॉर्डर्स की, यानी स्थलीय सीमाएं भारत की। तो भारत की जो टोटल स्थलीय सीमा है, जो लैंड बॉर्डर है, ये लगभग 15,200 किलोमीटर लंबा है और कई देशों के साथ भारत का ये बॉर्डर है।
तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा रेखा है वो है बांग्लादेश के साथ। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ जाता है। सबसे लंबी सीमा रेखा भारत की बांग्लादेश के साथ है, जो लगभग 4096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। तो बांग्लादेश की जो पोजीशन है वो यहाँ पर है। तो ये पूरी बाउंड्री है, ये बांग्लादेश के साथ कॉमन है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हिस्सा पूरा बांग्लादेश के साथ टच करता है। दूसरा, भारत की जो सीमा रेखा है चीन के साथ, चीन के साथ भारत की सीमा को नाम दिया गया है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन सीमा रेखा। तो मैकमोहन लाइन अंग्रेज अधिकारी मैकमोहन के नाम पर खींची गई थी 1914 में, और यह भारत और चीन के मध्य काफ़ी विवादास्पद है। मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाले इस क्षेत्र में ये डिस्प्यूटेड मानी जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है 1947 में खींची गई थी, इसको कहते हैं रेड क्लिफ सीमा रेखा, द रेड क्लिफ लाइन। 1947 में खींची गई थी। तो रेड क्लिफ, सिरिल रेड क्लिफ अंग्रेज अधिकारी थे। भारत की आज़ादी के तुरंत बाद से लाइन को खींचा गया। तो ध्यान रखना है, ये जो सीमा रेखा है रेड क्लिफ लाइन, ये जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा और पंजाब के मध्य में है सिर्फ। तो पंजाब और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ये लाइन आती है। और चौथा, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा आज़ादी से पहले थी, 1947 से पहले जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, तो अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा रेखा खींची गई थी उसको कहते हैं डूरंड लाइन। तो डूरंड अंग्रेज अधिकारी थे और इस लाइन को खींचा गया था 1893 में और 1894 से लागू किया गया था। लेकिन अब ये सीमा रेखा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच नहीं है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। लेकिन अफ़गानिस्तान की 106 किलोमीटर सीमा रेखा अभी जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में यहाँ पर भारत के साथ लगती है, किंतु ये हिस्सा पीओके के तहत आता है, यानी ये हिस्सा अभी पाकिस्तान के पास है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है और सबसे छोटी जो सीमा रेखा है वो अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है, तो इन पर क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको इस तरीके ध्यान रखेंगे। नेपाल के साथ भारत की सीमा लगभग 1652 मीटर है। भूटान के साथ सीमा रेखा लगभग 578 किलोमीटर लंबी है। और ये म्यांमार यानी बर्मा देश है, और इसके साथ भारत के 4 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ, बर्मा के साथ अपनी सीमा रेखा बनाते हैं। अगर आप भारत की जलीय सीमा रेखा की बात करें तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। तो देन ये वाला हिस्सा पूरा आप देख रहे हैं, ये अरब सागर है, अरेबियन सी। और अरब सागर में भारत यहाँ पर एक देश है मालदीव, उसके साथ सीमा रेखा बनाता है। नीचे की साइड में भारत के यहाँ ये है श्रीलंका, श्रीलंका देश है, और श्रीलंका के साथ भारत की सीमा रेखा का भी डिस्प्यूटेड मानी जाती है। तो एक क्वेश्चन इसमें आता है, यहाँ पर है पाक की खाड़ी, जिसे कहते हैं पाक स्टेट, पाक की खाड़ी, PAL के पाक, और पाक की खाड़ी ये बंगाल की खाड़ी हुई पूरी, बंगाल की खाड़ी। तो एक क्वेश्चन है पाक की खाड़ी किसको अलग करती है, तो बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। तो ये जो मन्नार की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों को अलग करता है पाक स्टेट, पाक की खाड़ी। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। और भारत श्रीलंका के बीच में राम सेतु है, यहीं पर एडम्स ब्रिज है, आदम का पुल, और इसको लेकर के अभी काफ़ी सारा विवाद भारत में है धार्मिक आधार पर। तो भारत की जलीय सीमा रेखा श्रीलंका के साथ है। और ये जो म्यांमार बर्मा देश है, ये भारत के साथ अंडमान निकोबार द्वीप में जलीय सीमा रेखा बनाता है। और जो कोको प्रायद्वीप यानी कोको आइलैंड्स है इस वाले हिस्से में, जिस पर बर्मा का अधिकार माना जाता है। अंडमान निकोबार के नीचे यहाँ पर इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया जैसे देश आ जाते हैं, और इनके साथ भी भारत समुद्र के भीतर सीमा रेखा बनाता है। तो ये इंडिया की बॉर्डर्स लाइन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका नेक्स्ट पार्ट है भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया।
भारत का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में सबसे पहले हम समझेंगे हिमालय। काफ़ी क्वेश्चंस हिमालय से आते हैं। और दूसरा पार्ट रहेगा इसमें हमारा तटीय मैदान, कोस्टल रीजन। इसके बाद हम अगले भौतिक विभाजन पर आएंगे। इन दोनों को समझने के लिए इंडिया के मैप की हेल्प लेंगे। मैप के माध्यम से आप इनको समझते चलो और मैप के थ्रू ये लगभग पूरा याद भी हो जाता है और साइंटिफिक भी रहता है, सभी पॉइंट्स पे क्लियर हो जाते हैं। इंडिया का मैप हुआ। देखिए सबसे पहले हिमालय। हिमालय के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए? पहला, हिमालय सबसे नवीन पर्वतमाला है भारत के भीतर और सबसे प्राचीन पर्वतमाला मानी जाती है अरावली पर्वतमाला। तो एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा, हिमालय पर्वतमाला को कहा जाता है नवीन बलित पर्वतमाला, न्यू फोल्डेड माउंटेन। तो नवीन बलित पर्वतमाला जिसमें बल पड़ गए यानी फोल्ड आ गए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, हिमालय अभी पूरी तरह से बना नहीं है, बनने की प्रक्रिया से, अंडर फॉर्मेशन प्रोसेस से ये गुजर रहा है और होलोसीन पीरियड से इसका निर्माण कार्य मेनली माना जाता है। अगला क्वेश्चन ये है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? दो थ्योरी इसके बारे में है, लेकिन सबसे प्रमुख थ्योरी है टेक्टोनिक एक्टिविटीज, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार इंडिया के नीचे की जो इंडियन प्लेट है उसकी टक्कर इंडिया के ऊपर की जो यूरेशियन प्लेट है उसके साथ हुई और टक्कर होने से इस क्षेत्र में जो टैथिस सागर था और टैथिस सागर में जो मलबा भरा था वो ऊपर की ओर उठ गया और बाद में उससे फिर हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। और उसके बाद धीरे धीरे हिमालय पर्वतमाला में बहुत सारे फोल्ड और क्रैक्स पड़ गए और यह पर्वतमाला हमारे सामने आती है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हिमालय जो पर्वतमाला है इसका जो विस्तार है लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में है, यानी पश्चिमी दिशा में है पाकिस्तान के नंगा पर्वत से लेकर के, ये ध्यान रखना है, नंगा पर्वत इसका सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है, पाकिस्तान में है। नंगा पर्वत से लेकर के और पूर्वी दिशा में अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वतमाला तक इसका विस्तार माना जाता है, नामचा बरवा। और ये जो पूरा विस्तार है लगभग 2400 किलोमीटर है। पश्चिमी दिशा में हिमालय पर्वतमाला की चौड़ाई ज़्यादा है और पूर्व दिशा में इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है। अब अगला पॉइंट से आपको ध्यान रखना है कि हिमालय पर्वतमाला का विभाजन दो तरीके से किया जाता है। एक तो इसके निर्माण के आधार पर किया जाता है कि हिमालय पर्वतमाला का सबसे जो उत्तरी भाग है इसको कहा जाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर का हिस्सा है जो सबसे बाद में बना है। ध्यान रखेंगे, ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे ऊपर का हिस्सा है और इसका अधिकांश विस्तार तिब्बत के अंतर्गत है और भारत में लद्दाख, हिमाचल का कुछ हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को ये टच करता है। तो सबसे नया हिस्सा है जो सबसे ऊपर बना है। ट्रांस हिमालय में ही मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे कि ट्रांस हिमालय का जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पर कराकोरम पर्वत श्रेणी आ जाती है। कराकोरम पर्वत श्रेणी लगभग 500 किलोमीटर लंबी है, मुख्यतः पाकिस्तान में पीओ के वाले रीजन में, और ये इसका जो पूर्वी बिंदु है भारत में सियाचिन ग्लेशियर तक आता है। तो सियाचिन ग्लेशियर 1984 में भारत ने प्राप्त किया है ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा, और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर माना जाता है सियाचिन ग्लेशियर जो लगभग 76 किलोमीटर लंबा है। और दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर माना जाता है ताजिकिस्तान में है, फेडचेंको, भारत के ऊपर एक देश है वहाँ पर है। और सियाचिन ग्लेशियर की जो लंबाई है दो तरीके से मापी जाती है। अगर आप इंदिरा कॉल पॉइंट से देखेंगे तो ये लगभग 76 के बजाय 70 किलोमीटर लंबा ही रह जाता है। तो कराकोरम जो पर्वत श्रेणी है ये मुख्यतः पाकिस्तान में 500 किलोमीटर लंबी, और इसी पर्वत श्रेणी में इंपॉर्टेंट चोटियां हैं और ग्लेशियर्स हैं। जैसे दुनिया का तीसरा सबसे लंबा जो ग्लेशियर है बियाफो ग्लेशियर,
तो बियाफो ग्लेशियर ये पाकिस्तान के अंतर्गत है, बियाफो, जो लगभग 67 किलोमीटर लंबा है, कराकोरम के अंतर्गत। साल्टोरो, बाल्टोरो, तो ये सभी ग्लेशियर भी इसी कराकोरम के अंतर्गत आते हैं। कराकोरम जहां भारत, पाकिस्तान, चीन के तीनों के स्थान पर ये टच करता है, वहां पर एक इसमें विंडी गैप भी बना हुआ है। तो कराकोरम का पूर्वी विस्तार सियाचिन है, और सियाचिन का जो अगला विस्तार है वह इंदिरा कॉल, जो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है। और इसी सियाचिन के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पर है ये अक्साई चीन का हिस्सा, जो चीन के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय भारत के बाहर से गुजरती है, मुख्यतः भारत के बहुत कम हिस्से को टच करता है और सबसे नया बना हुआ है। इसके नीचे से कराकोरम श्रेणी आती है, फिर कराकोरम के नीचे से यहाँ से कैलाश पर्वत श्रेणी आएगी, कैलाश पर्वत श्रेणी के नीचे से लद्दाख श्रेणी आएगी, और लद्दाख के नीचे से आएगी जास्कर पर्वत श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय के बाद हिमालय का फिर दूसरा जो हिस्सा आता है, इस हिमालय को कहते हैं हम ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री, वो इसके पैरेलल समानांतर रूप में गुजरता है। इसी ग्रेट हिमालय, महान हिमालय में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट हुई या फिर कंचनजंगा हुई, नंदा देवी हुई। और ध्यान रखना है, ये जो दूसरा हिमालय नीचे इसके आ रहा है, ग्रेट या महान हिमालय, ये सबसे पहले बना, सबसे प्राचीन है, और सबसे बाद में बना है ट्रांस हिमालय। ठीक है, और ग्रेट हिमालय के नीचे वाला जो हिमालय, इसको कहते हैं हम मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय, जो उसके पैरेलल इस तरीके से गुजरता है। और इसमें प्रमुख जो पर्वत श्रेणियां हैं वह धौलाधर पर्वत श्रेणी, महाभारत श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी। हिमालय का सबसे नीचा जो हिस्सा है ये माना जाता है शिवालिक हिमालय या फिर बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, सबसे पहले हिमालय कौन सा बना और सबसे बाद में कौन सा, और हिमालय की इन श्रेणियों का क्रम क्या है। दूसरा हिमालय का डिवीजन पढ़ा जाता है इस तरीके से कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी नंगा पर्वत के पास मुड़ती है, जो फिर पाकिस्तान में जाती है। तो सिंधु नदी से लेकर के और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है, इस हिमालय को कहा जाता है पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय। और ये सतलज नदी हुई, सतलज नदी भारत के बाहर मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर के पास जो राक्षसताल झील है उसके पास से निकलती है। सतलज नदी से लेकर के और उत्तराखंड में काली नदी के बीच का जो हिमालय है, इसको कहा जाता है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। और फिर ये जो काली नदी है उत्तराखंड में, यहाँ से लेकर के और सिक्किम में तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है, ये तीस्ता नदी का क्षेत्र है। तो तीस्ता नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को कहते हैं नेपाल हिमालय। और फिर तीस्ता नदी सिक्किम और यहाँ से लेकर के अरुणाचल में, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, इस हिमालय को कहा जाता है असम हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, तो चार तरीके से विभाजन हो गया। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का हिमालय हो गया है पंजाब या कश्मीर हिमालय। सतलज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय, कुमायूं क्षेत्र है उत्तराखंड में। और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय, इसको कहेंगे हम नेपाल हिमालय। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को कहेंगे हम असम हिमालय। इसके बाद कुछ चोटियां जो इंपॉर्टेंट हिमालय रीजन में आती हैं, उनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। माउंट एवरेस्ट जो चोटी है, भारत की नहीं, नेपाल की नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, और इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई किसने मापी थी? तो बंगाल के गणितज्ञ थे राधानाथ सिकदर। तो 1852 में उन्होंने इसकी ऊंचाई को सबसे पहले मापा था। माउंट एवरेस्ट चूंकि नेपाल में, इसलिए भारत की ऊंची चोटी नहीं मानी जाएगी। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, लेकिन कंचनजंगा का आधा हिस्सा सिक्किम में है और आधा हिस्सा नेपाल में, जो लगभग 8,586 मीटर ऊंची है। लेकिन पूरी तरह से भारत के भीतर हो ऐसी सबसे ऊंची चोटी है उत्तराखंड में नंदा देवी, जो 7,816 मीटर ऊंची है। नंदा देवी के पास में भारत की ऊंची चोटी है कामेट, जो उत्तराखंड के अंतर्गत ही आती है। तो ये इंपॉर्टेंट चोटियों के बारे में आपको ध्यान रखना है। नामचा बरबा जो पर्वतमाला है, ये अरुणाचल प्रदेश तक विस्तारित है, अधिकांश हिस्सा इसका तिब्बत के भीतर है। और नामचा बरबा जो ऊंची चोटी है, तिब्बत के अंतर्गत आती है। पाकिस्तान के अंतर्गत हिमालय का जो हिस्सा है, जहां पर कराकोरम पर्वत श्रेणी है, इसमें आती है K2 पर्वत श्रेणी। तो ध्यान रखना है K2। तो K2 जो पर्वत श्रेणी है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है,
गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो लगभग 8,611 मीटर ऊंची है, लेकिन वर्तमान पाकिस्तान में है, काराकोरम रेंज में। K2 के अलावा कुछ और चोटियां जो पाकिस्तान में ही इसी वाले क्षेत्र में, गासेर बुरुम, मासेर बुरुम, ब्रॉड पीक, ये सभी चोटियां पाकिस्तान के अंतर्गत आती हैं। एक क्वेश्चन और हिमालय पर्वतमाला पर जो आपको जानना है कि हिमालय पर्वतमाला का सबसे पश्चिमी जो विस्तार है नंगा पर्वत पाकिस्तान तक माना जाता है और पूर्वी जो विस्तार है नामचा पर्वत श्रेणी अरुणाचल तक मानी जाती है। हिमालय में कुछ प्रमुख दर्रे जिनसे स्थान बने हुए हैं, तो जम्मू कश्मीर में प्रमुख दर्रे हैं जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, खारदुंगला, जिसमें विश्व की सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है। हिमाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंट जो दर्रा है उसका नाम है सिपकीला और रोहतांग दर्रा। तो ला का अर्थ होता है दर्रा, लोकल लैंग्वेज में LA ला। तो जो सिपकीला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, यह तिब्बत को कनेक्ट करता है भारत से। उत्तराखंड में जो प्रमुख दर्रा है वह है लिपू लेक, माना और नीति, ये 3 दर्रे इंपॉर्टेंट हैं उत्तराखंड के। लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड, नेपाल और तिब्बत की सीमा के पास में है और यहाँ से भी तिब्बत जाने का रास्ता निकलता है। सिक्किम में जो प्रमुख दर्रे सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जेलेप ला। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जेलेप ला मतलब दर्रा या पास। तो जेलेप ला सिक्किम में है और यह सिक्किम को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। और जेलेप ला के ऊपर एक दूसरा दर्रा है नाथुला दर्रा, जो सिक्किम में ही है और यह सिक्किम को तिब्बत के अन्य क्षेत्रों से अटैच करता है। तो दोनों सिक्किम के दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख दर्रे हैं बोमीडीला, दिफू और लिखापानी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो हिमालय के अंतर्गत हैं, इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं भारत के तटीय मैदानों की स्थिति क्या है। भारत की जो मुख्य तट रेखा है इसकी लंबाई है 6,100 किलोमीटर, लेकिन अगर ये जो आइलैंड्स हैं, द्वीप समूह लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इनकी तटीय रेखा को भी इसमें जोड़ दिया जाए जो लगभग 1416.6 किलोमीटर लंबी है, तो भारत की मुख्य तटरेखा के साथ जो कुल तटरेखा है ये बन जाती है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो भारत की अगर मुख्य तटरेखा पूछी जाएगी तो आपको ये लगानी है और भारत की कुल तटरेखा पूछी जाए तो आपको इसको लगाना है। राइट, अब देखिए मुख्य तटरेखा है भारत की 6,100 किलोमीटर। ये भारत के 5 राज्यों में है जो जिसे हम पश्चिमी तटरेखा का एक हिस्सा मानते हैं। तो भारत की जो मुख्य तटरेखा है इसका पहला हिस्सा है पश्चिमी तटरेखा जो 5 राज्यों में फैली हुई है, गुजरात, और देन ये महाराष्ट्र तक हुआ, बीच में गोवा, कर्नाटक और केरला। अब देखिए इन तटों के कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। गुजरात से लेकर के और बंबई तक का जो तट है इसको कहते हैं हम काठियावाड़ तट। ये है काठियावाड़ तट रेखा। काठियावाड़ बंबई से लेकर के और गोवा के बीच का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं कोंकण तट, कोंकण कोस्ट। गोवा से लेकर के और मंगलोर कर्नाटक का तटीय क्षेत्र है, यहाँ के बीच को तट को बोलते हैं कनारा का तट या कर्नाटक का तट। मंगलोर से लेकर के और कन्याकुमारी तमिलनाडु तक की जो तटीय रेखा है इसको कहते हैं हम मालाबार तट। मालाबार तटीय रेखा, मालाबार कोस्टल लाइन। ठीक है, तो पश्चिमी तट रेखा ज़्यादा लंबी है और यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है और इन तटरेखा के नाम इस तरीके से पूछे जाते हैं। पूर्वी तटरेखा भारत के 4 राज्यों से गुजरती है, तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी तक का जो क्षेत्र है, कृष्णा नदी की पोजीशन है यहाँ पर, कृष्णा रिवर। तो इस तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट, जो मुख्यतः तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। कोरोमंडल, जिसको पहले चोलामंडलम कहा जाता था, पुर्तगालियों ने बाद में इसको कोरोमंडल नाम दिया। कृष्णा नदी और ऊपर से फिर गोदावरी नदी आती है, इन दोनों के बीच के तट को हम कहते हैं गोलकुंडा तट, गोलकोंडा तट। और गोदावरी नदी से लेकर के और उड़ीसा के उत्तरी हिस्से तक का जो तट है इसको कहते हैं नॉर्दर्न सरकार या उत्तरी सरकार तट। या फिर
आंध्र प्रदेश में ऋषिकुल्या से लेकर के पश्चिमी बंगाल के कांगसावती तक का तट, ये कहलाता है नॉर्दर्न सरकार। तो दोनों तरीके से मेजर किया जाता है। तो इस तट को कहते हैं उत्तरी सरकार। सरकार का अर्थ होता है जिला, उत्तरी सरकार तट। तो अंग्रेजी सरकार ने जब मद्रास प्रांत बनाया था तो उसमें ये जिले बनाए थे और कुछ जिलों को मिलाकर के फिर उत्तरी सरकार तट बना था। ठीक है, तो ये भौतिक विभाजन में हिमालय और भारत की तटीय स्थिति को हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे भारत में मैदानों की स्थिति, भारत के मैदान जिनको ग्रेट प्लेन्स उत्तर भारत के मैदान कहा जाता है। इसके बाद भारत के द्वीप समूह, भारत के द्वीप समूह आइलैंड्स, और भारत में घाट एवं दक्कन का पठार, घाट और दक्कन का पठार, इन दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि घाट दक्कन के पठार का ही विस्तार है। इंडिया के मैप के माध्यम से देखिए समझेंगे इसको। उत्तरी भारत के जो तटीय मैदान है इनका निर्माण मुख्यतः नदियों द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। तो भारत के जो उत्तरी मैदान हैं ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ माने जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी से बने एलुवियल सॉइल जो दुनिया की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, यमुना, जितनी भी नदियां भारत में बहती हैं उन नदियों से जो अवक्षेपण जमा हुआ है उससे भारत के मैदानों का निर्माण हुआ है। लेकिन ज़्यादातर ये मैदान भारत के इस उत्तरी हिस्से में बनाए गए हैं और सबसे ज़्यादा उपजाऊ हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इनमें कुछ क्वेश्चन आते हैं कि भारत के जो मैदान हैं उनमें दो नदियों के बीच के मैदान को कहते हैं हम दो आब। तो दो आब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि या मैदान। तो ये सिंधु नदी भारत के बाहर तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है, जम्मू कश्मीर से बहने के बाद ये फिर पाकिस्तान में जाती है। सिंधु नदी के नीचे से 5 सहायक नदियां निकलती हैं, झेलम, देन चिनाब, रावी, ब्यास और फिर ये सतलज नदी। ठीक है, तो इन नदियों के बीच में जो मैदान बने उनके कुछ लोकल नाम हैं जो सवाल के रूप में प्रतियोगी परीक्षाओं पूछे जाते हैं। जैसे सिंधु नदी और झेलम नदी। तो झेलम सबसे पहले इसकी ट्रिब्यूटरी है, नीचे से आती है। तो सिंधु और झेलम नदी के बीच के मैदान को हम कहते हैं सागर मैदान। ठीक है, सागर मैदान। झेलम और चिनाब नदी के बीच के मैदान को हम कहेंगे रेचना मैदान। और चिनाब और रावी नदी के बीच के मैदान को कहा जाएगा चाज मैदान, चाज प्लेन्स। रावी और ब्यास नदी के बीच के मैदान को हम कहते हैं बिस्त दुआब या बिस्त का मैदान। और ब्यास और सतलज नदी के बीच के मैदान को हम कहते हैं बारी, बारी दुआब या बारी मैदान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं भारत के द्वीप समूह यानी आइलैंड्स की। देखिए भारत के 2 मुख्य द्वीप समूह हैं। द्वीप तो काफ़ी हैं लेकिन आइलैंड ग्रुप्स 2 इंपॉर्टेंट हैं। ये है भारत का लक्षद्वीप समूह, ये है एक देश मालदीव जो लक्षद्वीप के साथ जलीय सीमा बनाता है। और इधर है भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस तरीके से फैले हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट, लक्षद्वीप को यह नाम 1973 में भारत सरकार ने दिया। लक्षद्वीप का मतलब है 1 लाख द्वीप समूह। पहले थे लेकिन अभी इनको मर्ज कर दिया गया है। लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है कोरल जीवों से, यानी समुद्र में पाए जाने वाले जीव हैं पॉलिप श्रेणी के कोरल जीवों के अवशेष से इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। लेकिन कुछ द्वीप माने जाते हैं कि पर्वतमाला पहाड़ों के उभरे हुए भाग में है। तो मुख्यतः कोरल द्वीप हैं लक्षद्वीप के, जबकि अंडमान निकोबार के जो द्वीप हैं वो ज्वालामुखी लावा से बने हैं। तो ज्वालामुखी लावा से अधिकांश द्वीपों का निर्माण हुआ है और कुछ द्वीप हिमालय पर्वतमाला का
हिस्सा भी माने जाते हैं कि हिमालय पर्वतमाला का पूर्वी हिस्सा टूट गया था, वो समुद्र में गिर गया, पर बाद में वो ऊपर की ओर आ जाता, जिस पर जनजातियों ने अपना जीवन आरंभ किया था। तो एक क्वेश्चन तो फॉर्मेशन को पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, लक्षद्वीप में दो प्रकार के वाटर चैनल हैं, जलीय चैनल। तो जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, जो भूमध्य रेखा है भारत के नीचे से गुजरती है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री से 8 डिग्री 4 मिनट भारत ऊपर है। तो भारत में जो 8 डिग्री चैनल है, तो ये जो 8 डिग्री चैनल है, ये 8 डिग्री चैनल है भारत का। तो ये 8 डिग्री चैनल, और ये लक्षद्वीप में से एक द्वीप समूह है जिसे कहते हैं मिनिकॉय, या फिर इसको मलीकू भी कहा जाता है, मिनिकॉय या मलीकू। तो पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मिनिकॉय और मालदीव देश को, राइट, याद रह जाएगा। फिर इसके ऊपर 8 डिग्री चैनल के ऊपर से गुजरता है यह 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री वाटर चैनल। तो 9 डिग्री जो चैनल है मिनिकॉय को और कवरत्ती को अलग करता है, जो लक्षद्वीप की राजधानी है। या फिर और डिटेल में पूछा जाए तो कि मिनिकॉय द्वीप किसको सेपरेट करता है? ये दो द्वीप हैं, लक्षद्वीप के ही पार्ट हैं ये, सुहेली पार और कल्पेनी। सुहेली पार और कल्पेनी, इन दोनों को मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री वाटर चैनल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अंडमान को कई तरीके से डिवाइड किया गया, उत्तरी अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और फिर है द लिटिल अंडमान, राइट। तो ये है हमारा दक्षिणी अंडमान, और इसके नीचे आता है लिटिल अंडमान यानी छोटा अंडमान, और ये हुआ हमारा उत्तरी अंडमान, सबसे ऊपर वाला अंडमान। अब देखिए क्या क्वेश्चन आते हैं इनमें से। उत्तरी अंडमान में अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक स्थित है, एक क्वेश्चन तो ये। दूसरा, उत्तरी अंडमान में भारत का एक ज्वालामुखी पाया जाता है नरकोंडम, लेकिन ये ज्वालामुखी सुसुप्त है, जो आज तक इससे लावा नहीं निकला है। और जो दूसरा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो माना जाता है, यह दक्षिणी अंडमान के पूर्वी दिशा में यहां पर स्थित है, और इसका नाम है बेरिन द्वीप। तो बेरिन द्वीप भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है जो सक्रिय है, एक्टिव है, जिससे लगातार लावा निकलता रहता है। तो ध्यान रखना है, दक्षिणी अंडमान के पूर्व में लगभग 135 से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, मतलब मुख्य भूमि से थोड़ा सा दूर है, जो रिचीज आइलैंड है उनके अंतर्गत ये आता है। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये दक्षिणी अंडमान पर है, और राजधानी पोर्ट ब्लेयर में थी सेल्यूलर जेल, जहां काले पानी की सजा भारतीयों को दी गई अंग्रेजी सरकार के द्वारा। तो ध्यान रखना है, सेल्यूलर जेल को काला पानी की सजा कहते हैं, और यह पोर्ट ब्लेयर पर है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान द्वीप पर है। दक्षिणी अंडमान के नीचे आता है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान को जो अलग करता है उसका नाम है डंकन पास, यानी डंकन पैसेज, डंकन दर्रा, राइट। फिर इसके बाद आते हैं हम निकोबार आइलैंड्स पर। ऊपर है ये कार निकोबार, ये है कार निकोबार, इसके नीचे आता है लिटिल अंडमान, और फिर सबसे नीचा जो हिस्सा है इसको कहते हैं हम ग्रेट निकोबार, जिसमें अभी हमने पढ़ा था ग्रेट निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। तो कार निकोबार और लिटिल अंडमान को जो अलग करता है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल, याद रह जाएगा। तो 10 डिग्री वाटर चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार दोनों को अलग करता है। यहाँ कार का अर्थ है एक भाषा, यानी यहाँ पर जो जनजाति रहती है उसकी जो भाषा है कार निकोबारी है, इसलिए इसको कार निकोबार नाम दिया गया है। एक क्वेश्चन और, वर्तमान में मोदी जी की सरकार ने 2018 में कुछ द्वीपों के नाम चेंज किए हैं। सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंडमान द्वीप को शहीद द्वीप नाम दिया था, निकोबार को स्वराज द्वीप, लेकिन अब इनके नाम बदल दिए गए हैं। तो देन ये जो दक्षिणी अंडमान है, इस दक्षिणी अंडमान पर जो रॉस आइलैंड है यानी रॉस द्वीप को नाम दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और रॉस द्वीप के पूर्वी दिशा में जो द्वीप है उसका नाम है नील द्वीप या नील आइलैंड, इसको नाम दिया गया है अब शहीद द्वीप। और नील आइलैंड के पूर्व में जो द्वीप है इसका नाम है हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक आइलैंड, और इसको नाम दिया गया है स्वराज द्वीप। तो जो दक्षिणी अंडमान है, इसी दक्षिणी अंडमान का सबसे जो पूर्वी हिस्सा है हैवलॉक द्वीप, जिसको स्वराज द्वीप नाम दे रहे हैं, और रॉस और हैवलॉक के बीच में जो नील द्वीप है इसको हम
सही द्वीप नाम देते हैं। ठीक है, इतनी जानकारी अगर हमारे पास है तो देन कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो हम इसको कवर कर सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। भारत के भौतिक विभाजन में अगला पार्ट है दक्कन का पठार, दक्कन प्लेट्यू, भारत के अन्य पठार, दक्कन का पठार देन अन्य पठार। फिर 3 नंबर पर देखेंगे हम भारत के घाट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारत के पश्चिमी घाट और द पूर्वी घाट, पश्चिमी और पूर्वी घाट। और फिर थार का डेजर्ट, थार का मरुस्थल। और इसी के साथ भारत का जो भौतिक विभाजन है ये पूरा हो जाएगा। देखिए इंडियन मैप के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले दक्कन का पठार। दक्कन का पठार इस वाले हिस्से को कहा जाता है, तो दक्कन का पठार, दक्कन यानी दक्षिण का पठार, या इसको प्रायद्वीप का पठार भी कहते हैं। दक्कन का पठार क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? दूसरा सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है उत्तरी भारत के विशाल मैदानों के बाद में। दक्कन के पठार की आकृति त्रिभुजाकार है, राइट। और तीसरा, दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी से निकले हुए लावा मैग्मा के ठंडा होने से। तो दक्कन के पठार का अधिकांश जो हिस्सा है वो काली मिट्टी से बना हुआ है, जो ज्वालामुखी लावा से बनी थी, और कुछ हिस्सा इसका लाल और पीली मिट्टी से बना हुआ है। दक्कन के पठार के साथ हमें कुछ अन्य पठार और पर्वतों को भी इसमें डिस्कस करना है। एक है विंध्याचल पर्वतमाला, जो राजस्थान के पूर्वी हिस्से से या मध्य प्रदेश से शुरू होती है और बिहार में कैमूर की पहाड़ी तक जाती है। यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है सद्भावना हिल, सद्भावना पीक बाड़मेर में, जो मध्य प्रदेश में है। सद्भावना पीक या चोटी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विंध्याचल पर्वत के नीचे से जो पर्वतमाला गुजरती है इसका नाम है सतपुड़ा पर्वतमाला। तो सतपुड़ा पर्वतमाला भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत है मुख्यतः। इसका जो पूर्वी विस्तार है ये छत्तीसगढ़ में कैमूर की पहाड़ी तक माना जाता है। कैमूर की पहाड़ी, और इसका जो साउथ पार्ट है मैकाल पर्वत श्रेणी, मैकाल पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ में है, और कैमूर के साउथ में है मैकाल। और जहां पर विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला मिलती हैं इसको कहते हैं हम अमरकंटक। तो अमरकंटक मध्य प्रदेश में है और कुछ हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ में, दोनों के बॉर्डर पर है अमरकंटक। ठीक है, तो अमरकंटक विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के मिलने से बनता है, ये दोनों का मीटिंग पॉइंट है। सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार कैमूर तक जाता है, लेकिन मुख्यतः मैकाल तक माना जाता है, और कैमूर को ज़्यादातर विद्वान विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा मानते हैं, जो वर्तमान बिहार में है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। तो ध्यान रखना है, धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा पर्वतमाला की, जो लगभग 1352 मीटर ऊंची है, और यह धूपगढ़ महादेव पहाड़ी पर है। यहाँ पर आपको मिलेगा छोटा नागपुर का पठार, जो बिहार और झारखंड में फैला हुआ है, मुख्यतः ये झारखंड के अंतर्गत आता है। और इसके कई भाग हैं, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार। तो ऊपर का जो हिस्सा है वो हजारीबाग का पठार, नीचे का हिस्सा रांची का पठार। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है पारसनाथ। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके नाम के आधार पर इसको पारसनाथ नाम दिया गया है। और इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर से लेकर के 1370 मीटर तक। छोटा नागपुर पठार का जो पश्चिमी हिस्सा है, इसका जो विस्तार है इसे कहते हैं हम पाट भूमि, पाट लैंड। तो पाट भूमि छोटा नागपुर पठार का ही विस्तार है।
मेघालय का जो पठार है, मेघालय प्लेट्यू, मेघालय पठार में 3 मुख्य पहाड़ियाँ हैं, गारो की पहाड़ियाँ, खासी की पहाड़ियाँ, जयंती की पहाड़ियाँ। तो गारो की पहाड़ियाँ गारो जनजाति के आधार पर बनी है सबसे पश्चिमी, बीच वाली पहाड़ी को खासी हिल, खासी पहाड़ी कहते हैं खासी जनजाति के नाम पर, और जो पूर्वी हिस्सा है इसको कहते हैं जयंतिया की पहाड़ी, यहाँ पर जयंतिया नाम की जनजाति रहती हैं। ठीक है, तो ये पर्वतमाला है जो आपको इस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखनी है। अरावली जो पर्वतमाला है ये राजस्थान में है और शुरू होती है गुजरात से और दिल्ली तक जाती है। तो अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है और लगभग 700 से 750 किलोमीटर लंबाई में ये पूरी तरह से इसका विस्तार है। अरावली पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचा जो पॉइंट है, जो चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर, जो राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पर है। और गुरु शिखर की ऊंचाई है लगभग 1722 मीटर, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा भारत में कुछ और भी पर्वत और पहाड़ियाँ हैं जिन्हें हम अभी घाट के साथ डिस्कस करेंगे। घाट मुख्यतः ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो दक्कन के पठार में मोड़ आने से, फोल्ड आने से बने हैं। तो दक्कन के पठार का जो ये पश्चिमी हिस्सा है इसमें मोड़ आने से बना है पश्चिमी घाट, और पूर्वी हिस्से में बना है ये पूर्वी घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर भारत का इस तरीके से विस्तार फैला हुआ है। पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता है और तमिलनाडु तक जाता है, और पूर्वी घाट उड़ीसा से आरंभ होता है, कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ माना जाता है और तमिलनाडु में इसका एंड होता है। अब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पश्चिमी घाट में कुछ प्रमुख दर्रे हैं और जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहले एक दर्रा है, उसका नाम है थाल घाट। तो थाल घाट दर्रा बंबई को नासिक से जोड़ता है। ठीक, और फिर नासिक से आगे रोड कलकत्ता तक जाती है। थाल घाट के नीचे का दर्रा है, उसका नाम है भोर घाट। और यह भोर घाट बंबई को पूना से जोड़ता है और फिर पूना से आगे चेन्नई तक रूट जाता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जिस स्थान पर मिलते हैं उसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और इसी मिलन स्थल पर एक घाट बना है जो है पाल घाट या पलक्कड़ गैप। ध्यान रखना है। तो पाल घाट पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में है, नीलगिरी की पहाड़ियों में है, और यह केरल के कोचीन को चेन्नई से जोड़ता है, चेन्नई तक इसका रूट जाता है। और इसके नीचे फिर एक घाट है सेनकोट्टा जो तिरुवनंतपुरम को मदुरई तमिलनाडु से जोड़ता है। तो पाल घाट केरल और तमिलनाडु दोनों को अटैच करता है। इसी पश्चिमी घाट में तमिलनाडु और केरल की बाउंड्री पर एक पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ये केरल तक फैली हुई हैं। और ये नीलगिरी की पहाड़ियों का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है उसका नाम है दोदा बेट्टा। ध्यान रखना है, दोदा बेट्टा जो चोटी है ये नीलगिरी की पहाड़ियों में है और इसकी ऊंचाई है लगभग 2637 मीटर। और नीलगिरी की पहाड़ियों के नीचे जो पर्वतमाला है इसका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो केरल तमिलनाडु में फैली हुई हैं, और इसका सबसे ऊंचा जो पॉइंट है, सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है अनाईमुडी। अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है लगभग 2695 मीटर। अब देखिए क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो गई, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो गई, इसलिए इसको दक्षिण भारत का माउंट एवरेस्ट भी कहा जाता है। तो उत्तर भारत में कंचनजंगा, नंदा देवी, इसके बाद में ये सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखेंगे, अनाईमुडी अन्नामलाई की पहाड़ियों पर है और ये वर्तमान केरल में है। अन्नामलाई की पहाड़ी के नीचे है कार्डामम हिल, इलायची की पहाड़ियाँ, और इलायची की पहाड़ियों का जो पूर्वी विस्तार उसको कहते हैं पालनी की पहाड़ियाँ जो मुख्यतः तमिलनाडु में। तो पश्चिमी घाट के बारे में आपको ये जानकारी पूरी तरह से याद रखनी है। पश्चिमी घाट में ये दर्रे और प्रमुख घाटियाँ हैं। पूर्वी जो घाट है
पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है उड़ीसा में महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है ऑफिशियली, जिसके बारे में सरकार ने ऑथराइज कर दिया है 1501 मीटर। लेकिन इसके अलावा और भी कई पर्वत चोटियां हैं जो महेंद्रगिरी से ऊंची हैं पूर्वी घाट में, लेकिन इनको अभी कई कारणों से सरकार ने ऑथराइज नहीं किया। जैसे देवमाली चोटी, ये भी उड़ीसा में है, आर्माकोंडा आंध्र प्रदेश में है, गलीकोंडा, कट्टाई पर्वत श्रेणी, सिंकरम गुट्टा, तो ये सब आंध्र प्रदेश के अंतर्गत हैं। ठीक है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में ज़्यादा कटापटा है और इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा है। पूर्वी घाट में कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं। आंध्र प्रदेश के ऊपरी हिस्से में जो पहाड़ियाँ, इनका नाम है नल्लामलाई की पहाड़ियाँ। आंध्र प्रदेश के मध्य हिस्से में जो पहाड़ियाँ, इनको कहते हैं पालकोंडा की पहाड़ियाँ। और आंध्र प्रदेश के दक्षिण हिस्से में जो पहाड़ियाँ, इनको कहते हैं बलीकोंडा की पहाड़ियाँ, बलीकोंडा। और तमिलनाडु में जो पहाड़ियाँ हैं उनको कहते हैं जाबदी की पहाड़ियाँ या जाबदू की पहाड़ियाँ, और नीचे है सेवराय की पहाड़ियाँ। ठीक है। इसके बाद है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान में फैला हुआ है 13 से 14 जिलों में। अरावली पर्वतमाला का जो पश्चिमी हिस्सा पूरा थार का ही डेजर्ट ही है, और थार का मरुस्थल माना जाता है इसका लगातार विस्तार हो जाए, यहाँ पर जनसंख्या कम रहती है। और थार का मरुस्थल एक सागर का अवशेष माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ पर टैथिस सी था और टैथिस सी में खारा पानी था, इसलिए मरुस्थल की जो मिट्टी है पूरी तरह से लवणीय है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। भारत की प्रमुख नदियां, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। भारत की प्रमुख नदियां, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। इसके बाद आएंगे हम गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम। फिर पढ़ेंगे हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी। और इसके बाद आएंगे फिर हम दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां, दक्षिण की प्रमुख नदियां। देखिए इंडिया के मैप के माध्यम से इन सभी नदियों को समझेंगे। नदी वाला जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इन वाले टॉपिक से आते हैं, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि लगभग सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएं एक वीडियो के माध्यम से और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। एफर्ट तो हमारा यही है, अगर आप इस इंफॉर्मेशन को याद कर लेते हैं तो। सिंधु नदी देखिए, सिंधु नदी भारत के बाहर तिब्बत देश में मानसरोवर झील से निकलती है। ये है मानसरोवर झील तिब्बत में। यहाँ से निकलने के बाद ये भारत में प्रवेश करती है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से बहने के बाद फिर ये पाकिस्तान में बहती है, और पाकिस्तान की इसको जीवन रेखा या लाइफलाइन कहा जाता है। राइट। सिंधु नदी की जो कुल लंबाई मानी जाती है ये लगभग 3120 किलोमीटर। सिंधु नदी की कई सहायक नदियां हैं जो राइट साइड से यानी ऊपर से मिलेंगी उत्तरी दिशा से, और लेफ्ट साइड से यानी नीचे दक्षिण दिशा से मिलती हैं। तो उत्तरी दिशा से जो सबसे पहले जो नदी मिलती है सिंधु नदी में वो है श्योक नदी। श्योक नदी की भी सहायक नदी है नुब्रा नदी। तो पहले श्योक मिलती है, श्योक फिर सिंधु नदी मिलती है, फिर स्वात नदी आती है, और फिर कई और नदियां इसमें मिलती हैं। और अफगानिस्तान से आने वाली कई नदियां जैसे काबुल नदी, गोमल नदी और कुबा नदी और कुर्रम नदी, तो ये नदियां हैं जो ऊपर की साइड से इसमें मिलती हैं सिंधु नदी में। नीचे की साइड जो नदियां मिलती हैं सबसे पहले झेलम नदी जो जम्मू कश्मीर से निकलती है, तो झेलम नदी सिंधु नदी को ज्वाइन करती है। चिनाब नदी जो जम्मू कश्मीर से ही निकलती है, और हिमाचल में चंद्र और भागा दो नदियां जम्मू कश्मीर से निकलती हैं, जो आगे मिलकर के चिनाब नदी कहलाती हैं। और चिनाब नदी में पहले झेलम नदी मिलती है, और फिर चिनाब नदी झेलम के पानी को सिंधु नदी में ले जाती है। तो चिनाब नदी पाकिस्तान में टच करती है। इसके बाद रावी और ब्यास नदियां ये दोनों हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, और रावी नदी सीधे चिनाब को ज्वाइन करती है, और ब्यास नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। सतलज नदी मानसरोवर झील के पास ये राक्षस था, जहाँ रावण एक राक्षस था बन गया था बाद में,
और उसने यहाँ पर साधना की थी, इसलिए इसको राक्षस ताल नाम दिया गया है। तो यहाँ से सतलज नदी निकलती है और सतलज नदी में पहले ब्यास नदी मिलती है और फिर सतलज नदी आगे चिनाब में मिलती है और चिनाब फिर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये नीचे से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी में, ध्यान रखना है। इसके अलावा सोन नदी भी है और सुरु नदी भी है, ठीक है। तो सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है और यहाँ पर सिंधु नदी एक बड़ा भारी डेल्टा बनाती है। सिंधु नदी के पूर्वी दिशा में ये जो स्थान है, दलदली जो क्षेत्र है, इसको कहते हैं सर क्रीक, सर क्रीक। और ये भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में विवाद का विषय बना हुआ है। और इसके आगे वाला हिस्सा आता है, इसके कहते हैं हम कोरी क्रीक, कोरी क्रीक, जो गुजरात में ही है और ये पूरी तरह से भारत का हिस्सा है। कोरी क्रीक मतलब दलदली क्षेत्र, राइट। सिंधु नदी तंत्र हुआ। इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा नदी पहले ले लेते हैं। तो गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से निकलेगी, गंगोत्री हिमनद से निकलती है। लेकिन गंगा नदी इसको नाम दिया जाता है देवप्रयाग के बाद उत्तराखंड में। तो देवप्रयाग में पहले अलकनंदा और भागीरथी दो नदियां मिलती हैं और ये दो नदियां जब देवप्रयाग में मिल जाती हैं तो देवप्रयाग के बाद में इसको गंगा नदी कहा जाता है। देवप्रयाग से पहले अलकनंदा और भागीरथी दो अलग अलग नदियां हैं। तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में बहती है और अंतिम रूप से बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिरती है। गंगा नदी में जो सहायक नदियां हैं आप देखेंगे, उत्तराखंड से पहले रामगंगा नदी मिलती है, फिर कालिया महाकाली जिसको शारदा नदी भी कहते हैं मिलती हैं। फिर नेपाल से 3 नदियां इसमें मिलती हैं। सबसे पहले नेपाल की घाघरा नदी जिसको हम कर्नाली नदी भी कहते हैं, फिर नेपाल की गंडक नदी जिसको नारायणी नदी कहते हैं, और फिर नेपाल की ही कोसी या सप्तकोसी नदी इसमें मिलती है। भारत में इस साइड से यानी राइट साइड से नीचे की ओर से नदी मिलती है यमुना नदी, जो उत्तराखंड में यमुनोत्री से निकलती है। यमुना नदी में चंबल नदी मिलती है, चंबल नदी में राजस्थान की बनास नदी मिलती है, और फिर यमुना नदी इलाहाबाद के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी भी आगे जाकर के गंगा नदी को ज्वाइन करती है। बिहार में पटना के पास और भी कई नदियां हैं जो गंगा नदी में मिल जाती हैं। और गंगा नदी बांग्लादेश में फिर पद्मा नदी के नाम से बहती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी की जो कुल लंबाई है ये लगभग मानी जाती है 2700 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी भी भारत के बाहर मानसरोवर झील के पास से ग्लेशियर से, रोमी ग्लेशियर से निकलती है और जब ये तिब्बत और चीन में बहती है तब इसको कहते हैं सांगपो नदी, यारलुंग सांगपो इसको कहा जाता है तिब्बत चीन में। और भारत में यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं दिहांग नदी और असम में कहते हैं इसको लोहित नदी। और असम से बहने के बाद ये पश्चिम बंगाल होते हुए फिर ये बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश में जैसी प्रवेश करती है तब इसको कहा जाता है जमुना नदी, नॉट यमुना, जमुना नदी। और जब ये गंगा नदी की धारा से मिल जाती है तो गंगा और यमुना जब दोनों मिल जाती हैं तब इन दोनों की धारा को कहा जाता है मेघना नदी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी की जो कुल लंबाई है ये है लगभग 3969 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की कई सहायक नदियां हैं जो लेफ्ट साइड से मिलेंगी, ऊपर की साइड से नॉर्थ साइड से लहासा नदी, लोहित नदी और धनश्री नदी, बूढ़ी दिहांग नदी। और इस साइड से यानी राइट साइड से नीचे की साइड से नदियां मिलेंगी, सिक्किम से निकलने वाली तीस्ता नदी है, महानंदा नदी है, धनश्री नदी है, या फिर मानस नदी है, रैदाक नदी है और संकोस नदी है। तो ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। इसके बाद बात करते हैं हम दक्षिण भारत की नदियां और मध्य भारत की नदियां। देखिए मध्य भारत की सबसे प्रमुख नदी है जो विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में से बहती है। तो देन ये है नर्मदा नदी जो अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक से एक तो सोन नदी निकलती है जो आगे जाकर के ज्वाइन करती है गंगा नदी को, और दूसरी है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी की जो लंबाई है लगभग 1312 किलोमीटर है और विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में से बहती है और फाइनली खंबात की खाड़ी में यानी गुजरात में होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, फिर वड़वड़ सागर में मिल जाती है। इस पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। सतपुड़ा पर्वतमाला के नीचे से एक नदी निकलती है
जिसका नाम है ताप्ती नदी या तापी रिवर, मध्य प्रदेश में मुल्ताई श्रेणी से 724 किलोमीटर लंबी है ये नदी, और ये गुजरात में खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिर जाती है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हो गई नर्मदा और ताप्ती। दक्षिण भारत की सबसे लंबी जो नदी है वह गोदावरी नदी, ठीक है। तो यह गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, और यह महाराष्ट्र के त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है और फाइनली बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर गिर जाती है। इसके बाद महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कुछ नदियाँ निकलती हैं, जिनमें प्रमुख है कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलने के बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी की कई सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि तुंग और भद्रा नदी। तुंग और भद्रा दो अलग नदियाँ बाद में कृष्णा को ज्वाइन करती हैं। दूध गंगा, पंचगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा, भीमा, कोयना, ये सभी कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे कर्नाटक में कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। यह कावेरी नदी, और कावेरी नदी कर्नाटक से निकलने के बाद तमिलनाडु में बहती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और कावेरी नदी की भी कई सहायक नदी हैं, जैसे लक्ष्मणा तीर्थ नदी, हरंगी नदी, हिमावती नदी। और कावेरी नदी के साउथ में एक नदी है बैगाई नदी, जो तमिलनाडु में बहती है। कावेरी के ऊपर से नदी निकलती है पालर नदी, और उसके ऊपर है पेन्नार नदी। केरल की 3 नदियां हैं। पेरियार नदी जो सबसे लंबी नदी है, पश्चिमी की ओर बहती है। पंबा नदी इसके ऊपर है, और भारतपुजा पूर्णाई नदी सबसे नॉर्थ में है। तो केरल की तीनों नदी अरब सागर में गिरती हैं। यानी क्वेश्चन आता है कि अरब सागर में पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी केरल की 3 नदी हो गई, फिर गोवा की 2 नदी हैं, ज्वारी और मांडवी नदी, और नर्मदा और ताप्ती नदी, ये सभी नदियां पश्चिम की ओर या अरब सागर में गिरती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जहां मिलती है वहां पर बनता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। तो सुंदरी नाम का पौधा वृक्ष पाया जाता है, इसलिए इसको सुंदरवन का डेल्टा नाम दिया गया है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि बंगाल की खाड़ी या पूर्व की ओर गिरने वाली सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा का अर्थ होता है जब नदी बहुत ऊंचाई से गिरती है समुद्र में, तो उसके आसपास जो मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, तो उसे डेल्टा की आकृति का एक भूभाग बन जाता है। जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी डेल्टा नहीं बनाती, ये बनाती है एस्चुरी या ज्वारनद मुख, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन इस पर नदियों पर आ जाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। इंडिया के इंपॉर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट, भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। कुछ क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं, तो मैप के माध्यम से हम इंडिया के इंपॉर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद ज्योग्राफी के फिर हम अगले टॉपिक पर जाएंगे। देखिए, इंडिया का जो सबसे पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट है वो है डीबीसी, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो दामोदर नदी घाटी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और यह छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में डिवाइड करती है, पश्चिम बंगाल में फिर ये बहती है। तो 1948 में सबसे पहले भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना को विकसित किया गया, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों के बीच में अमेरिका के न्यूयॉर्क में बनी हुई टेनेसी नदी घाटी परियोजना से इसको बनाने में हेल्प ली गई है। तो क्वेश्चन आ जाता है, तो अमेरिका की टेनेसी परियोजना के आधार पर इसको बनाया गया है। दामोदर नदी घाटी परियोजना के लिए कई बांध बनाए गए, कोनार बांध, बाराकर बांध, दामोदर बांध, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल के मध्य में है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, पहली नदी घाटी परियोजना मानी जाती है। दूसरा, भारत की नदी घाटी परियोजना है कावेरी नदी पर, कावेरी रिवर पर जो डैम्स और नदी घाटी परियोजना बनाई गई है। देखिए, अभी हमने पढ़ा कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, तो तमिलनाडु में इस पर बनाया गया है ग्रैंड एनीकट बांध। तो इंडिया का सबसे पुराना बांध है, जो 1836 से 38 में अंग्रेजी सरकार ने बनाया था, ग्रैंड एनीकट बांध कावेरी नदी पर, और तमिलनाडु में। और दूसरा बांध है तमिलनाडु में मैट्टूर बांध, राइट। तो ये आपको याद रखना है, मैट्टूर बांध कावेरी नदी परियोजना हुई। फिर है कृष्णा नदी परियोजना। कृष्णा नदी परियोजना पर आंध्र प्रदेश में एक नदी घाटी परियोजना बनाई गई है, जिसका नाम है नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। और गोदावरी नदी पर जो परियोजना है, इसका नाम है पोचमपाद परियोजना, जो आंध्र प्रदेश में बनाई गई है, ठीक है।
पश्चिम बंगाल में दो छोटी परियोजनाएं, मयूराक्षी परियोजना और फरक्का परियोजना, राइट। तीसरी परियोजना आते हैं फिर हम महानदी पर, महानदी घाटी परियोजना। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और फिर उड़ीसा में बहते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी पर इंडिया का सबसे लंबा बांध बनाया गया जिसे कहते हैं हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया, उड़ीसा में है और भारत का सबसे लंबा बांध इसको माना जाता है, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना। फिर नर्मदा नदी जो अमरकंटक से निकलती है, अभी हमने पढ़ा, तो नर्मदा नदी पर दो प्रोजेक्ट शुरू किए गए। एक तो है मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर परियोजना जो भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जलाशय या सरोवर है, और दूसरी है गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना। और सरदार सरोवर परियोजना से ही कैनाल निकाल करके राजस्थान को भी पानी पहुंचाया जाता है, राजस्थान के जालौर और बाड़मेर जिलों में, राइट। महानदी परियोजना हो गई, देन नर्मदा परियोजना हो गई। इसके बाद फिर हम आते हैं अगली नदी घाटी परियोजना पर, और ये है सिंधु नदी घाटी को लेकर के कई प्रकार के प्रोजेक्ट भारत सरकार ने शुरू किए हैं। तो सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनको भारत पाकिस्तान के बीच में बांटा गया है 1960 की नदी जल समझौते के माध्यम से। देखिए, झेलम नदी पर भारत सरकार ने बनाई है किशन गंगा परियोजना। तो ये भारत की झेलम नदी है, जम्मू कश्मीर से निकलती है किशन गंगा परियोजना, और इसी झेलम नदी के पानी से भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में झील बनाई है, इसका नाम है वुलर झील। तो ध्यान रखना है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है और यह भारत की ताज़ा पानी की फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है, और ऐसा माना जाता है कि टेक्टोनिक क्रिया से बनी है, विवर्तनिक हलचल से बनी है। वुलर झील से ही आगे जाकर के एक परियोजना बनाई है भारत सरकार ने जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। तो तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में वुलर झील पर बनाई गई है। चिनाब नदी इसके नीचे से निकलेगी। चिनाब नदी पर भारत ने कई प्रकार की नदी घाटी परियोजनाएं बनाई हैं, जैसे कि बगलियार परियोजना, सलाल परियोजना और पकलदुम परियोजना। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जो चिनाब नदी पर हैं। रावी नदी पर एक परियोजना भारत सरकार ने बनाई है पंजाब में जिसका नाम है रंजीत परियोजना या थीन डैम परियोजना। ब्यास और सतलज दोनों नदियों को मिलाकर के एक बांध बनाया गया, हरीके बांध, और इस हरीके बांध से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना को निकाला गया है जो राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब में हरीके बैराज से निकाली गई है। सतलज नदी पर फिर 2-3 प्रोजेक्ट बनाए गए। तो सतलज नदी पर बनाए गए 2 बांध, एक है हिमाचल प्रदेश में जिसका नाम है भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध सतलज नदी पर हिमाचल में, और दूसरा है नांगल बांध जो पंजाब में, इसको कहते हैं भाखड़ा नांगल बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नांगल बांध, राइट। सबसे लंबा बांध हो गया हीराकुंड महानदी पर उड़ीसा में, सबसे ऊंचा बांध हो गया भाखड़ा बांध जो हिमाचल प्रदेश में आता है। इसके बाद कुछ झीलों के बारे में, भारत की सबसे लंबी जो झील ये मानी जाती है केरल की वेम्बनाद झील। तो वेम्बनाद झील भारत की सबसे लंबी झील है, और ये क्या है मणिपुर राज्य में एक झील है लोकटक झील जो अपने फ्यूमडिस के लिए प्रसिद्ध है, कचरे के लिए, मलबे के लिए, जो काफ़ी उपजाऊ माना जाता है। और इसी में एक पार्क है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इसके अलावा 2 भारत की झील और हैं, एक है उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में, इसका नाम है चिल्का झील, उड़ीसा में है चिल्का झील। और चिल्का झील के बारे में क्वेश्चन याद रखना है आपको, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सॉल्ट वाटर लेक, ठीक है। और एक झील है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बाउंड्री पर, यहाँ पर है, इसका नाम है पुलिकट झील। ज़्यादा हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश में है, और पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको नदी घाटी परियोजना झीलों के बारे में होनी चाहिए। अगला भाग है भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ, सॉइल्स। मिट्टी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे भारत के कुछ बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल क्षेत्र,
जैव मंडल, इनमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, और फिर कुछ राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, और देन भारत के कुछ वन क्षेत्र, भारत के फॉरेस्ट रीजन के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। इंडिया का मैप बना करके इन सभी को समझेंगे। देखिए, भारत में लगभग 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। और इन मिट्टियों में सबसे पहली मिट्टी आती है जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम एल्यूवियल सॉइल भी कहते हैं, जलोढ़। तो जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे बड़ी मिट्टी है। भारत में सबसे ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्रफल पर ये पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है ये भारत में गंगा यमुना के इन मैदानों के बीच में हुआ है। नदियों के द्वारा जमा की गई मिट्टी है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी भी है। तो ध्यान रखना, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। नमी धारण करने की क्षमता इसमें सबसे ज़्यादा होती है। जलोढ़ मिट्टी को 2 प्रकार से बांटा जाता है, पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़। यानी पुरानी जो जलोढ़ है इसको कहते हैं बांगर मिट्टी, बांगर, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, जहाँ पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता है, ऊंचे स्थानों पर होती है। और नई जलोढ़ मिट्टी जहाँ नदी अपनी बाढ़ के द्वारा लगातार उसमें कुछ ना कुछ नया जोड़ती रहती है, उसे कहते हैं खादर। ठीक है, तो बांगर और खादर जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार हैं। तो ये क्वेश्चन जलोढ़ मिट्टी बातें ध्यान रखेंगे। फिर है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी का निर्माण इस दक्कन के पठार पर हुआ है। पूरा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, इस पूरे बेल्ट में ये काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी से निकले हुए लावा से। तो ये लावा फ्लो से बनी है, और जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा जो गाद लाएगी उसके जमा होने से बनी है। काली मिट्टी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी मिट्टी है। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार इसका पाया जाता है। काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहते हैं, कॉटन सॉइल, क्योंकि कपास की खेती इसमें सबसे ज़्यादा होती है। और इसको स्थानीय भाषा में रेगड़ भी कहते हैं, रेगड़ सॉइल या रेगुड़ मिट्टी, राइट। काली मिट्टी में पानी को रोकने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी की तुलना में थोड़ी कम उपजाऊ होती है। काली मिट्टी जब सूख जाती है तो इसमें क्रैक यानी दरार पड़ जाते हैं, और जब ये गीली होती है तो काफ़ी चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, तो काली मिट्टी पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद आती है अगली मिट्टी है लाल और पीली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल। भारत में लाल और पीली मिट्टियाँ पूरे भारत में पाई जाती हैं। तो दक्षिण भारत का ये जो हिस्सा है, काली मिट्टी के अलावा क्षेत्र उत्तर भारत के बहुत सारे राज्य हैं। लाल और पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है चट्टानों के घिसने से। तो चट्टानें लगातार सर्दी गर्मी बरसात को सहती हैं, फिर बरसात के पानी के माध्यम से उनमें टूट फूट होती है और फिर वो बह करके नीचे आ जाती है। अब लाल रंग का कारण है इसमें लोही तत्व, आयरन ऑक्साइड की अधिकतम मात्रा का होना। और जब ये मिट्टी थोड़ी सी गीली हो जाती है, जब ये हाइड्रेट हो जाती है, तब यह पीले रंग की हो जाती है। लेकिन इसमें उपजाऊपन कम है, जलोढ़ और काली की तुलना में कम उपजाऊ होती है। नमी धारण करने की क्षमता भी इसमें ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। चौथी मिट्टी है भारत में लेटराइट सॉइल, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है भारत का ये जो पश्चिमी घाट है इसमें, और पूर्वी घाट, यानी चट्टानों के टूटने से जो मिट्टी बनती है जो इसी के आसपास वाले क्षेत्रों में जमा हो जाती है, उसे कहते हैं लेटराइट सॉइल। लेटराइट मिट्टी ईंट बनाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। चाय, कॉफ़ी, रबर, नारियल के बागान के लिए भी ये मिट्टी अच्छी मानी जाती है। उपजाऊपन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगली मिट्टी है मरुस्थल की मिट्टी, डेजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय सॉइल।
मरुस्थल की मिट्टी जो मरुस्थल में पाई जाती है, जैसे राजस्थान में थार का मरुस्थल है तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाएगी, इस मिट्टी में मिट्टी के कण सबसे ज़्यादा बड़े आकार के होते हैं, मिट्टी में पोषक तत्व तो काफ़ी कम होते हैं और इसमें नमी धारण करने की क्षमता कम होती है और मुख्यतः लवणीय होती हैं, खारी मिट्टी होती हैं और इनमें उपजाऊपन कम होने के कारण ज़्यादा फसलें पैदा नहीं की जा सकती, केवल मोटे अनाज ज्वार बाजरा जैसी फसलें इनमें पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा भारत के तटीय क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है ये लवणीय मिट्टी है, समुद्र के खारे पानी से इन मिट्टियों का निर्माण होता है। चट्टानों के ऊपर जो मिट्टी मिलती है उसको हम पर्वतीय मिट्टी कहते हैं, माउंटेन सॉइल। और इसके बाद पीट सॉइल जो सबसे कमज़ोर मिट्टी होती है, घास फूस के जमा होने से जो बनती है। ठीक है, मिट्टियों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान। मिट्टियों के बाद अब हैं भारत में के बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इनमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भारत में मनुष्य और जंगली जानवरों को एक साथ एक एनवायरनमेंट में रखने के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया था। यूनेस्को एक संस्था है विश्व की, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी और उसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। यूनेस्को ने भारत में और दुनिया में जैवमंडल क्षेत्र बनाने के लिए मैव प्रोग्राम शुरू किया था, मैन एंड बायोस्फीयर, मानव एवं उसका जैवमंडल, 1971 में। और इसके तहत ही भारत में जैवमंडल क्षेत्र बनाए गए थे जिसमें मनुष्य और जंगली जीव जंतु साथ साथ एक वातावरण में रहते हैं। अब देखिए क्या क्या है आपको इसमें याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व भारत में बनाए गए मैप प्रोग्राम के तहत 1971 में। भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है तमिलनाडु में बनाया गया नीलगिरी। अब ये तमिलनाडु और कर्नाटक की बाउंड्री तक फैला हुआ है, मुख्यतः तमिलनाडु में नीलगिरी। 1986 में ये बायोस्फीयर रिजर्व भारत में बनाया गया था। राइट, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके बाद कुछ बायोस्फीयर रिजर्व बने जिनके नाम मैं बोल रहा हूँ, आपको वैसे ही नोट करने हैं। यहीं पर केरल में है एक बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्थमलाई केरल का है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व है। राइट, शेषाचलम आंध्र प्रदेश का। सिमलीपाल उड़ीसा का है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है अचनकमार बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना और पचमढ़ी ये दोनों मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर गुजरात में है कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व। और यहाँ पर समुद्र में है मन्नार की खाड़ी जो समुद्री जीव ड्यूगोंग को बचाने के लिए शुरू किया गया है। कच्छ का रण है वो जंगली गधा जो वाइल्ड डेस मिलती है एक प्रजाति भारत में, इसके लिए बनाया गया है। और अंडमान निकोबार द्वीप की पोजीशन यहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार द्वीप में ग्रेट निकोबार करके एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है और मुख्यतः यह सॉल्ट क्रोकोडाइल को, मगरमच्छ को जो लवणीय जल में रहता है उसको बचाने के लिए है। फिर सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल के अंतर्गत बनाया गया है। इसके बाद फिर आता है सिक्किम में खगचंदेजा या कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। मेघालय में एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है नॉकक्रेक मेघालय में बनाया गया है। असम में डिब्रू सैखोवा और अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है ध्यांग और दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। फिर आप उत्तराखंड में आते हैं, उत्तराखंड में है नंदा देवी। तो नंदा देवी जो ऊंची चोटी भी है, 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है। और हिमाचल प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व है कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये आपको याद करने, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा भारत के कुछ हैं नेशनल पार्क, भारत के कुछ राष्ट्रीय पार्क। देखिए, राष्ट्रीय पार्क ऐसे पार्क होते हैं जहां सरकार के कानून के द्वारा ही आपको उसमें अनुमति मिलेगी। कानून की अनुमति के बिना ना तो आप उसमें जा सकते हैं, ना उसमें जंगल में से लकड़ी काट कर ला सकते हैं, ना अपने जानवरों को, पशुओं को चरा सकते हैं। तो भारत में विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय पार्क बनाए गए। सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क 1936 में बनाया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा। पहले इसको नाम दिया गया था हेली नेशनल पार्क, लेकिन अब इसको कहते हैं जिम कॉर्बेट। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, इसका पहला नाम हेली नेशनल पार्क 1936 में बनाया गया था। राइट, भारत का पहला वायुमंडल जो बायोस्फीयर रिजर्व है जैवमंडल क्षेत्र वो नीलगिरी तमिलनाडु का है।
इसके बाद फिर आपको भारत के बहुत सारे राष्ट्रीय पार्कों के बारे में पढ़ना है। जैसे सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत, राइट। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा भारत का राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? सुंदरबन। सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल में बायोस्फीयर रिजर्व भी है और राष्ट्रीय पार्क भी है, तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है सुंदरबन। अब आपको कुछ राष्ट्रीय पार्क में बोल करके बताऊंगा, आपको उसी तरीके से याद करना है। जम्मू कश्मीर का एक राष्ट्रीय पार्क है दाची ग्राम, जो वहाँ के मस्क डियर को, हिरण को बचाने के लिए शुरू किया गया है। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क भी जम्मू कश्मीर में ही है। हरियाणा में आता है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा के अंतर्गत आता है। फिर राजस्थान में कई राष्ट्रीय पार्क हैं, जिसमें भरतपुर जिले में है केवलादेव नेशनल पार्क, और फिर सवाई माधोपुर में रणथंभौर नेशनल पार्क, अलवर जिले में सरिस्का नेशनल पार्क, कोटा और बारां की सीमा में बनाया गया मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय पार्क। फिर जैसलमेर जिले में है राष्ट्रीय मरु उद्यान नेशनल डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है। तो राजस्थान के नेशनल पार्क हैं। गुजरात में कई नेशनल पार्क हैं, जैसे कि गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क गुजरात का काफ़ी फेमस है। कर्नाटक का नेशनल पार्क है नागरहोल नेशनल पार्क। महाराष्ट्र में कई बनाए गए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में एक है टडोबा नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, और आंध्र प्रदेश में है राजीव गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। मध्य प्रदेश में इंद्रावती, पन्ना, पेंच, कान्हा, ये कुछ नेशनल पार्क बनाए गए हैं। वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है ये बिहार राज्य में बनाया गया है। सिक्किम में खगचंदेजा नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा नेशनल पार्क, और नागालैंड में इंटांगकी नेशनल पार्क, ठीक है। मणिपुर में है कीबुल लामजाओ, मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क, असम में हो गया मानस नेशनल पार्क। और फिर आपके अंडमान निकोबार द्वीप में जाते हैं तो यहाँ कई नेशनल पार्क हैं, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई नेशनल पार्क, उत्तरी बटन नेशनल पार्क, दक्षिणी बटन नेशनल पार्क, और ग्रेट निकोबार नेशनल पार्क। तो इनको आप याद कर लेंगे, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर है वन क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हर देश को अपने भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन भारत में ये 33% नहीं है, काफ़ी कम है इससे। यानी भारत में वन क्षेत्र जो अभी चल रहा है 2022 तक, ये 21 से 23% के बीच में है, तो हमें इसको बढ़ाना है, यहाँ तक पहुँचना है। तो भारत में सबसे पहले वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने कानून बनाया था 1865 में, जिसको कहते हैं फॉरेस्ट एक्ट, वन कानून। इस पर क्वेश्चन आ जाता है। यानी इस कानून के द्वारा ही अंग्रेजी सरकार ने अधिकार लिया कि वह वनों को विभाजित कर सकती है, वनों का नामकरण कर सकती है। तो पहली बार भारत में आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन बनाए। गाँव के वन, पंचायतों के वन, समुदायों के वन, इस तरीके से डिवीज़न किया गया था। तो रिजर्व फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर किसी प्रकार की मनुष्य की गतिविधियों को परमिशन नहीं दी जाती। प्रोटेक्टेड सुरक्षित वन ऐसे वन होते हैं जहाँ कानून के तहत आपको वन क्षेत्र में कुछ अनुमति दी जाती है। और अवर्गीकृत खुले वन ऐसे वन होते हैं जहाँ पर बिना कानून के आप कोई भी कार्य कर सकते हो, ठीक है। तो 1865 के कानून के द्वारा इन चीज़ों को डिवाइड किया गया था। फिर 1927 में सरकार ने एक और कानून बनाया था, जिसके द्वारा फिर से वनों का वर्गीकरण भारत में किया गया था। 1952 में आज़ादी के बाद भारत ने अपनी वन नीति बनाई और वन महोत्सव मनाना शुरू किया 1952 से। 1980 में फिर गवर्नमेंट अपनी न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी लेकर के आई। 1988 में सरकार ने फिर से एक्ट बना करके पॉलिसी को चेंज किया। तो इस तरीके से वन क्षेत्र में लगातार सरकार ने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया है। अब आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, यानी उस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वन है, तो मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश की भूमि पर है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखें कि उस राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके प्रतिशत के अनुपात में कितना वन क्षेत्र है। तो इसमें उत्तर पूर्व के राज्य आ गए हैं, जैसे कि मिजोरम, तो मिजोरम और फिर अरुणाचल प्रदेश, इनमें वन क्षेत्र प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए बिना प्रतिशत के तो वो मध्य प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप, जहाँ पर प्रतिशत के अनुसार सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है।
दूसरा, भारत में कुछ वनों के प्रकार, भारत में कई प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो हमने ज्योग्राफी में बताया था कि भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इसलिए भारत का ये जो हिस्सा है तमिलनाडु से लेकर के और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तक पूरा ट्रॉपिकल है, उष्ण कटिबंधीय है। अब इसमें कई प्रकार के वन हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, ऐसे वन जो जिनकी कभी पत्तियां नहीं गिरती हैं। तो ये जो पश्चिमी घाट है इसमें और हिमालय में, मेघालय में, यहाँ पर पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत में। फिर है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पतझड़ वन, डेसिडियस फॉरेस्ट। तो जो पर्णपाती वन है ये भारत के दक्षिणी हिस्से में पाए जाते हैं और पर्णपाती वन का सबसे अच्छा उदाहरण है साल वन, सागवान वन, शीशम, नीम का वन। ये जो वन है साल के कुछ महीनों में अपनी पत्तियों को एक बार गिरा देते हैं। ठीक है, तो ये भारत के वन क्षेत्र के बारे में जानकारी हुई। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का मॉनसून। भारत में मॉनसून की स्थिति क्या है। ठीक है, इसको भी आपको समझा देते हैं। देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं मॉनसून वाले टॉपिक से। मॉनसून पर पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मॉनसून अरबी भाषा का शब्द है, यानी मुस्लिम भाषा है अरबी, और इसका अर्थ होता है ऐसी हवाएं जिनकी दिशा लगातार बदलती रहती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही। तो मॉनसून अरबी भाषा का शब्द है, यानी ऐसी हवाएं जिनकी दिशा लगातार बदलती रहती है, कभी पूर्व से पश्चिम बहती हैं, कभी पश्चिम से पूर्व। दूसरा, भारत में मॉनसून दो ब्रांच से आता है। तो भारत में मॉनसून की दो शाखाएं हैं। तो भारत में मानसून की दो शाखाएं, एक अरब सागर की शाखा, यानी ये जो अरब सागर है पूरा, तो ये अरब सागर की शाखा भारत में सबसे पहले अरब सागर की शाखा से वर्षा होती है केरल राज्य में। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। और दूसरी शाखा है भारत में मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, फिर बंगाली खाड़ी से भारत में वर्षा होती है। तो दो शाखाएं हैं। तीसरा आपको इसमें ध्यान रखना है कि भारत में मॉनसून के दो प्रकार, भारत में मॉनसून के दो प्रकार हैं। पहला है दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, या जिसको हम कहते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून, यानी गर्मियों की ऋतु का मानसून। दक्षिणी पश्चिमी या ग्रीष्मकालीन, यानी ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं दक्षिण पश्चिमी है। तो दक्षिण पश्चिम यानी जून से लेकर के सितंबर तक जो वर्षा होती है इस वाली ब्रांच से, तो ये दक्षिण पश्चिम से आता है और भारत के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा करता है। तो ये गर्मियों में बंगाल की खाड़ी का मानसून इसी दक्षिण पश्चिम मानसून का एक पार्ट है। और दूसरा जो मानसून है भारत का वो है शीतकालीन, सर्दियों का मानसून, या फिर इसको कहा जाता है उत्तर पूर्वी मानसून, जो उत्तर पूर्व दिशा से यानी इस दिशा से आता है। सर्दियों के समय में रूस के ऊपर जो साइबेरिया क्षेत्र है यहाँ से ठंडी हवाएं चलती हैं और इन ठंडी हवाओं के द्वारा जब ये हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं, बंगाल की खाड़ी से ऊपर से गुजरती हैं, तो तमिलनाडु में कुछ वर्षा करती हैं। ठीक है, तो मानसून के दो प्रकार हैं भारत के अंतर्गत। लेकिन अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भारत में 90% जो वर्षा है ये ग्रीष्मकालीन या दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दूसरा, शीतकालीन मानसून से भारत में लगभग 10% के आसपास वर्षा होती है। फिर पढ़ा जाता है भारत में मानसूनी वर्षा। भारत में मानसूनी वर्षा का नेचर क्या है। देखिए, भारत में मानसूनी वर्षा 3 प्रकार की है। एक तो मानसून पूर्व वर्षा, यानी मानसून आने वाला है जून के महीने में लेकिन मई के महीने में कुछ वर्षा हो जाती है। तो मानसून पूर्व वर्षा के कुछ नाम है, जैसे कि असम में बंगाल की खाड़ी की शाखा इतनी ज़्यादा वर्षा हो जाती है कि वहाँ चाय की फसल बर्बाद हो जाती है, इसलिए वहाँ के लोग उसको कहते हैं काल बैसाखी, या शब्द आता है नॉरवेस्टर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, नॉरवेस्टर। और कर्नाटक महाराष्ट्र में इस मानसून से पहले की वर्षा से आम की फसल को, कॉफ़ी की फसल को काफ़ी फायदा होता है, इसलिए इसको कहते हैं आम्र वर्षा, कॉफ़ी की वर्षा, फूलों की वर्षा। राइट, तो लगभग 10% वर्षा भारत में मानसून पूर्व से होती है। दूसरा है मानसून वर्षा, 80% वर्षा भारत में इसी से होती है, मानसून पूर्व वर्षा। मानसून वर्षा से जो अभी हमने पढ़ा दक्षिण पश्चिम मानसून है।
और तीसरा होता है मानसून के पश्चात की वर्षा, यानी लौटता हुआ मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, लौटता मानसून। जून से सितंबर तक भारत में मानसून का समय रहता है, सितंबर के बाद मानसून लौटता है तेजी से। देखिए, तो जब मानसून सितंबर के बाद लौटता है तो सितंबर के बाद लगातार लौटता है नवंबर दिसंबर के महीने तक। भारत के इस ओर जाएंगे तो यूरोप महाद्वीप में यहाँ पर भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर से पछुआ हवाएं, पश्चिमी हवाएं चलती हैं, जिनको हम पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। पछुआ मतलब पश्चिमी, तो ये पछुआ हवाएं जब सर्दियों में इस क्षेत्र से आती हैं तो ये पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में बरसात करती हैं। इस वर्षा को नाम दिया जाता है मावठ। ठीक है, दिसंबर जनवरी के महीने में वर्षा होती है। तो भूमध्य सागर से आने वाली पछुआ हवाओं से जब मावठ वर्षा होती है तो इसी समय भारत में मानसून लौट रहा है और इसी समय साइबेरिया से ठंडी हवा आ रही है, तो ये लौटता हुआ मानसून इन ठंडी हवाओं से मिल जाता है और मिलने के बाद फिर ये तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बरसात करती हैं। तो ध्यान रखना, दोनों तरह से क्वेश्चन आता है कि लौटता हुआ मानसून और सर्दियों का मानसून सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ वर्षा करता है? तमिलनाडु के तट पर। ठीक है, फिर आता है सामान्यतः वर्षा के प्रकार, यानी दुनिया में वर्षा के प्रकार। एक होती है संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेन। तो भारत में संवहनीय वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि जो संवहनीय वर्षा है, ये संवहनीय वर्षा हमेशा होती है 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, यानी भूमध्य रेखा से 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे। लेकिन भारत भूमध्य रेखा से 8.5 डिग्री ऊपर है, भारत इस क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए संवहनीय वर्षा भारत में बिल्कुल नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। दूसरा है भारत में चक्रवाती वर्षा। तो भारत में कुछ चक्रवात आते हैं और लगभग 10% वर्षा चक्रवातों से भारत में हो जाती है। और तीसरा है पर्वतीय वर्षा, ऑरोग्राफिक रेन। तो ध्यान रखना है, भारत की जो मुख्य वर्षा है 85 से 90% वो पर्वतीय वर्षा है, यानी बादल जब आता है तो ऊंचे ऊंचे पर्वत, उनकी चोटियां बादलों को रोक लेती हैं और टकरा करके बरसात होती है। तो भारत की वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। भारत में अगर आप वर्षा का वितरण देखो तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है इस मेघालय में। तो मेघालय में गारो पहाड़ी, खासी और जयंती 3 पहाड़ी हैं, बीच की पहाड़ी है खासी पहाड़ी। तो जो खासी पहाड़ी हैं, खासी पहाड़ियों में स्थान है मासिन राम। तो मासिन राम में लगभग 1100 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है और पहले था चेरापूंजी, ये भी इसी में है, मेघालय में खासी पहाड़ियों में। और जबकि सबसे कम वर्षा होती है राजस्थान के जैसलमेर में या कच्छ के रण में, और ये है लगभग 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर और कहाँ 1100 सेंटीमीटर। जब हम पूर्व दिशा से पश्चिमी की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा लगातार घटती जाएगी। इसी प्रकार जब हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा लगातार घटती जाती है। तो ये भारत में मानसून पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन और, भारत में जो मानसून है इस मानसून को कहते हैं व्यापारिक हवाएं, यानी जो व्यापारिक हवाएं चलती हैं भूमध्य रेखा के ऊपर भूमध्य रेखा के नीचे, यही व्यापारिक हवाएं भारत में मानसून को जन्म देती हैं।